हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो सुबह की क्लास के लिए रियली सॉरी, नेट का इशू था। और हालांकि एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, 7:40 पे जो नेट का इशू आया था 5-10 मिनट बाद वो रिस्टोर हो गया था, फिर एकदम सही था। मैं घर पे था, मेरे घर से ही मैं क्लास ले रहा था। फिर 10 बजे तक नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी घर पे। मतलब एक बार हुआ था, मुझे लगा बार बार होगा, आप लोगों को भी परेशानी होगी, इरिटेट होंगे क्लास में। सो मैंने इसलिए 1:30 बजे शेड्यूल कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा था कि कर लेता क्लास, ज़्यादा अच्छा होता, टाइम यूटिलाइज होता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम डायोड के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे मस्त तरीके से, है ना। तो सारे अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनको बुला लीजिए, है ना, इन्फॉर्म कर दीजिए अपने ग्रुप्स में जहाँ पे भी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ऐप पे शुरू हो गई है। डायोड सर्किट्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास में जो लोग भी आना चाहते हैं आ जाएं, है ना। अभी इक्विवेलेंट सर्किट में बताने वाला हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट जो बताऊंगा उसके बाद सीधे क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें करवाऊंगा। एकदम अलग तरीके से डायोड सर्किट को हम डील करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम डायोड सर्किट्स को डील करने वाले हैं ना, मस्त तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। तो आप लोग एक छोटी सी चीज़ कर दीजिए मेरे लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई तो शायद इन्फॉर्म नहीं हो पाए, शायद तो ग्रुप पे वो एक्टिव रहते हैं। तो आप बस उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ग्रुप्स में लिख के कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास जेनिक लाइव ऐप पे स्टार्ट हो गई है, डायोड सर्किट के क्वेश्चन होने जा रहे हैं, तो जिनको भी आना है वो आ सकते हैं, है ना। डेफिनेटली, ठीक है ना। अमित बेटा, सुबह वाला आपको रिपीट तो मैं उतना नहीं करूंगा जितना वहां आधे घंटे लग गए थे, है ना, उससे लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो रिकॉर्डेड है, वो एडिट होके आपको मिल जाएगा ऐप पे, टेंशन ना लो, आज रात तक मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप इतना छोटा सा काम कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन सही ढंग से शायद नहीं पहुंच पाई, क्योंकि टाइमिंग चेंज हुई है ना, तो कई बार नहीं आते, तो वो लोग आ जाएं। थोड़ा सा लोग रहेंगे तो मस्त तरीके से क्लास करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, है ना। एकदम मैं एक्साइटेड हूं पढ़ाने के लिए डायोड, क्योंकि अब आने वाला न्यूमेरिकल मेरा फेवरेट, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मैं जब अलग तरीके से उसको थोड़ा सिखाता हूं, उसमें अनकन्वेंशनल चीज़ें उसके थ्रू आपको समझाता हूं कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वो सिखा देता हूं और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो फिर टीचर के लिए वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। जब उसका स्टूडेंट सीख जाता है, टिपिकल चीज़ों को करने लगता है, तो वो सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है एकदम, किसी भी टीचर के लिए, नॉट ओनली मी, ये सारे टीचर्स के साथ होता है, जो लोग टीचर्स हैं, पैशन है जिनके अंदर, है ना। सर ग्रुप वाले सब आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तब भी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ये तो ओपन क्लास है, थोड़ा सा इतना आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सुबह मैं कहां तक बता दिया था वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, फिर हम इक्विवेलेंट सर्किट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब एकदम से जीरो से नहीं स्टार्ट करूंगा सुबह वाला, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हम जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है डायोड की, वीडी, ये वोल्टेज क्या होता है, वीपी माइनस वीएन, इस वोल्टेज को कहते हैं। ये आईडी डायोड करंट, जो कि कहां से कहां फ्लो होती है, पी टू एन करंट को हम आईडी मानते हैं। तो अगर आईडी निगेटिव आया तो यानी कि करंट एन टू पी है, आईडी पॉजिटिव आया तो करंट पी टू एन है। सिंपल सी बात है ना, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि इस फर्स्ट डोमेन में जब वीडी पॉजिटिव होता है, ये फॉरवर्ड बायस होता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे क्लास, कैरेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, वो क्लासेज अवेलेबल आप देख लीजिएगा। लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल डिस्कशन होने जा रहा है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये दोनों क्लासेस नहीं किए हो तो टेंशन ना लो। सुबह की क्लास भी आपने अगर मिस कर दिए तो आप टेंशन मत लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो रिवर्स बायस था, ऐसा कुछ था, है ना, ये लेफ्ट हाफ जो है ओरिजिन के एक्स एक्सिस, वहां पे वो रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड। जब वीडी पॉजिटिव है एक्स एक्सिस वाला तो फॉरवर्ड बायस, वीडी निगेटिव है तो रिवर्स बायस, है ना। तो रिवर्स बायस के केस में आईडी निगेटिव है, मतलब आईडी कहां से कहां फ्लो हो रही है, एन टू पी। और फॉरवर्ड बायस के केस में आईडी पॉजिटिव है, दैट इज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन। ये सब मतलब मैंने आपको बता दिया था बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने आपको सुबह बताया था कि डायोड कंडक्ट कब करेगा। फॉरवर्ड बायस में तो आप अगर डायोड की करंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो चाहे 0.1 वोल्ट लगाओ, चाहे 0.2 लगाओ, चाहे 0.3 लगाओ, चाहे 0.4, करंट तो फ्लो हो ही रही होगी डायोड के क्रॉस। बट अप टू सर्टेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, current is so small
दैट आप उसको नहीं कहते हो कि कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो जितना कंडक्शन के लिए करंट चाहिए होता है मिली एम्पियर के ऑर्डर का, उतनी करंट नहीं होती है। इसीलिए उस करंट को आप निग्लिजिबल करंट मानते हो, वो करंट को आप नहीं कहते हो कि कंडक्शन हो रहा है। वो एक तरह से नॉन कंडक्टिंग जोन आपके लिए होता है, क्योंकि करंट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी निग्लिजिबल, है ना। तो अप टू वी गामा वोल्टेज, जिसको कट इन वोल्टेज कहते हैं, जब तक आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जीरो से बढ़ाना शुरू किए, अप टू वी गामा वोल्टेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज तक जो करंट की वैल्यू होती है इतनी स्मॉल होती है कि दैट करंट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, दैट करंट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, है ना। तो हम उसको एक तरह से नॉन कंडक्टिंग जोन मानते हैं। फिर वी गामा के बाद कंडक्टिंग जोन है, जहां पे करंट सफिशिएंट अमाउंट में फ्लो होती है और हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के वो काम की होती है, तो हम उसको कहते हैं कि डायोड अब कंडक्ट कर रहा है वी गामा के बाद। इतनी बात क्लियर हो गई होगी होपफुली। फिर हमने ये देखा था कि अगर ये ID वर्सेस VD का जो कर्व है, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, वाई है ID, x है आपका VD, तो ये स्लोप जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा, यहां पे अलग, क्योंकि tan थीटा अलग, टेंजेंट ड्रा करते हैं ना स्लोप के लिए, तो हर जगह जो टेंजेंट है उसका एंगल अलग अलग है, तो स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग है। यहां पे स्लोप कुछ और है, यहां पे स्लोप कुछ और है, यहां पे स्लोप कुछ और है। अगर ध्यान से देखें, मैं सुबह जो पढ़ाया था उसी को रिपीट कर रहा हूं, तो जो लोग अभी क्लास ज्वाइन किए हैं टेंशन ना लें, सब समझ में आ जाएगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा सुबह वाला। तो अगर हमने देखा था, ये अगर मेरा VD1 वोल्टेज है और करंट ID1 है, अगर ये मेरा VD2 वोल्टेज है और करंट क्या है, ID2 है ना, और ये मेरा अगर वोल्टेज क्या है, VD3 है, और ये करंट अगर ID3 है, तो मेरे को एक चीज आपको मैंने बताया था, यहां देखो tan थीटा, थीटा कम वैल्यू है, यहां tan थीटा, थीटा की वैल्यू ज्यादा, tan थीटा और ज्यादा, यहां tan थीटा और ज्यादा, तो dID बाई dVD जो कि स्लोप है, ये इंक्रीज कर रहा है कब, जब हम VD बढ़ाते जा रहे हैं या हम ID बढ़ाते जा रहे हैं। जब हमने VD बढ़ाया, VD1 से VD2, ID1 से करंट IG2 बढ़ गई और स्लोप भी dID अपॉन dVD बढ़ गया। फर्दर हमने VD2 से VD3 बढ़ाया, वोल्टेज को, करंट बढ़ के ID3 हो गई और dID अपॉन dVD भी बढ़ गया। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट अगर हम चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज VD, देन द स्लोप डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD चेंजेज। और करंट अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज का जो रेशियो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी कि जैसे जैसे मैं ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज कर रहा हूं, जो करंट फ्लो हो रही है डायोड से चेंज कर रहा हूं, उसका जो 1 अपॉन रेजिस्टेंस वैल्यू है, दैट इज डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD, वो चेंज हो रहा है। मतलब जो डायोड है, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD चेंज हो रहा है, तो डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID चेंज हो रहा है। डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD चेंज हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID इज नथिंग बट 1 अपॉन डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD, वो भी चेंज हो रहा है। और डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID है क्या, रेजिस्टेंस है जो डायोड ऑफर कर रहा है, क्योंकि डायोड से करंट फ्लो हो रही है और डायोड के क्रॉस आपने वोल्टेज लगा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। और वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस, है ना, बहुत सारे नाम है ना, AC रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये RF क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है विद चेंजिंग द वैल्यू ऑफ VD एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ID। आपकी डायोड से करंट कितनी फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस डायोड ऑफर करेगा RF कितना होगा। अगर कम करंट फ्लो हो रही है तो डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD कम है, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD कम है तो डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID क्या है, ज्यादा है, क्योंकि रिवर्स चीज ऑब्वियस सी बात है ना। यानी कि कम जब करंट फ्लो हो रही तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है डायोड, जब करंट की वैल्यू बढ़ गई तो डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD बढ़ गया, तो डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID क्या हो गया, घट गया, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड घट गया। करंट और बढ़ा दिया आपने ऑपरेटिंग पॉइंट, तो डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD फर्दर और बढ़ गया, तो डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID फर्दर और घट गया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या हो गया, घट गया। यहां तक मैंने सुबह आपको बता दिया था, ठीक है ना। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट या डायोड की जो फॉरवर्ड बायस करंट है जितनी ज्यादा फ्लो हो रही होगी उससे उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है डायोड, और ऑपरेटिंग करंट जितनी कम होगी डायोड उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है,
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो जब एसी एनालिसिस पढ़ेंगे डायोड का तो ये काम आएगी चीज आरएफ, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी नहीं कैलकुलेट करते हैं, बस ये समझने के लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, कट इन वोल्टेज के बाद अब इसके आगे की चीज अब यहां समझते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेशन हम समझने जा रहे हैं, है ना। सुबह 30 मिनट की अप्रोक्सीमेटली क्लास हुई थी, है ना, 30 मिनट के आसपास क्लास हुई थी, ठीक है ना, ठीक है, 30 मिनट के आसपास क्लास हुई थी, है ना। तो अब ध्यान से सुनिए, जब तक कट इन वोल्टेज वी गामा था तब तक रेजिस्टेंस भी ये ज्यादा ऑफर कर रहा था। देखो ना, डेल्टा आईडी अपन डेल्टा वीडी का स्लोप बहुत कम था। डेल्टा आईडी अपन डेल्टा वीडी कम मतलब डेल्टा वीडी अपन डेल्टा आईडी ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस जो डायोड ऑफर कर रहा था वो ज्यादा कर रहा था, और करंट बहुत स्मॉल फ्लो हो रही थी। ये आपको लॉजिक से भी समझ में आना चाहिए, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। एक लॉजिक सिंपल सा, मतलब एकदम एक सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है हमारा, ठीक है। अब देखो, कट इन वोल्टेज के बाद जैसे वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, करंट एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि डायोड में आईडी और वीडी का जो रिलेशन होता है वो नॉन लीनियर होता है। इसीलिए अलग अलग पॉइंट पे स्लोप क्या थे, अलग अलग थे। यहां तक सबको क्लियर हो गया जो मैंने रिवाइज कराया। इसके आगे फिर मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आईडी और वीडी का जो रिलेशन है नॉन लीनियर है, इसीलिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर आईडी और वीडी का रिलेशन लीनियर होता तो ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर करता, ये आरएफ की वैल्यू फिक्स होती। जबकि यहां पे क्या है, आरएफ की वैल्यू चेंज हो रही है, और वो डिपेंड क्या कर रही है, डायोड से करंट कम फ्लो हो रही है तो आरएफ की वैल्यू ज्यादा है, डायोड से करंट ज्यादा जब फ्लो हो रही है तो आरएफ की वैल्यू कम है। ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड। लेकिन जब लीनियर रिलेशनशिप होती है आई और वी के बीच में, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या होता है, फिक्स होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां नॉन लीनियर रिलेशन है, इसीलिए रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो मैं आगे बताऊंगा लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं जो डायोड का, और वहां से हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। यहां तक मैं सुबह बता चुका था, इसीलिए एक क्विक रिवीजन करा दिया, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट। और जो लोग अभी अभी क्लास आए हैं वो घबराएं ना, इसका प्रीवियस वर्जन अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इसके आगे जो पढ़ने वाले हो पीछे से, अगर आप नहीं भी पढ़े हो आपको समझ में आएगा, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड हम यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? बोर्ड क्लियर नहीं है? क्लियर तो दिख रहा है यार, मेरे भी मोबाइल में मैं चला रहा हूं, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? लाइट ज्यादा है क्या? लाइट ज्यादा है क्या? लाइट ज्यादा है क्या? बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बता दीजिए एक बार। क्लियर है? ऑल क्लियर? बोर्ड कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब वैसा दिख रहा है, ऐसा है क्या? मैक्सिमम लोग बता दीजिए। मेरे में तो सही दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है सही है। बताइए आप बेटा किस उसमें देख रहे हो, उस पर भी इंपॉर्टेंट है ना। 360 में देख रहे हो कि एटलीस्ट 360 में तो देखो ही, 144 में देखोगे तो शायद नहीं दिखेगा। क्लियर दिख रहा है बेटा 360 में? लाइट नहीं बेटा, लाइट इतनी जरूरी है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग फिर जब एडिट होगा तो उसमें कुछ ढंग से आएगा नहीं, है ना। आप अपना 144p पे देख रहे होंगे इसलिए आ रहा है बेटा अनिल, ठीक है। उसको 360p पे या 240 पे कर लीजिए, क्लियर दिख रहा है। मैंने अपने मोबाइल में भी खोल रखा है इसीलिए, ठीक है ना। बोर्ड क्लियर है बेटा, है ना। लाइट कम कर देंगे तो फिर वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना, बाद में फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। क्लियर? लाइट ज्यादा नहीं है बेटा, आप अपना वो जो आपका पिक्सल है वो चेंज करिए, एटलीस्ट 240 या 360 में देखिए, है ना। क्वालिटी 144 में देखेंगे तो लगेगा कि ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, लाइट ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, सही दिख रहा है, ठीक है ना, है ना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है? बेटा जेई एग्जाम की तैयारी अलग होती है ना, जेई एग्जाम की तैयारी अलग होती है। जेई और गेट में बहुत डिफरेंस है ना। 720 पे तो बढ़िया ही आएगा, 360 पे भी बहुत अच्छा आ रहा है, मैं 360 पे देख रहा हूं, एकदम क्लियर है। एटलीस्ट बेटा 360 पे देखो अनिल, है ना। अब 144 पे देखोगे तो नहीं दिखेगा बेटा ढंग से, है ना। वो 144 ऑप्शन रहता है बट उतना नहीं दिखता है ना। 360 पे मैं चला रहा हूँ, एकदम बेहतरीन दिख रहा है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं एकदम देख पा रहा हूँ, एकदम अच्छे से सब कुछ दिख रहा है ना। और क्वालिटी और बढ़ाओगे तो शायद और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ठीक है,
चलो ओके, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया था। अब देखो इसके आगे डिस्कशन, अब बता दो कि यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो, जल्दी से बता दो। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो एकदम मेरे को एक बार बता दो, है ना, क्लियर। हाँ 480 में काफी सही चल रहा है, ठीक है। अब ये सब बातें छोड़ो, अभी ये बताओ कि एकदम यहां तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं बेटा। टाइम अपने को ना बर्बाद नहीं करना, अपने को क्वेश्चन पे आना है जल्दी से। पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन करने के बाद तुरंत हम क्वेश्चन पे शिफ्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम करके लाया हूं आपको, डायोड में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, एकदम नब्ज आपकी एकदम खोल के रख देंगे, एकदम आपको जहां जहां प्रॉब्लम है सब कुछ, है ना। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं ये बताओ मुझे जल्दी से है ना, जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अपने को क्वेश्चन पे जाना है ना, मस्त एंजॉय करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अब देखो होता क्या है, यहां तक सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ, है ना। अब देखो कट इन वोल्टेज के जस्ट आगे जब हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं सो करंट बहुत तेजी से बढ़ती है ऊपर की तरफ। क्या होती है? बहुत ही तेजी से बढ़ती है करंट, एक्सपोनेंशियली। अगर करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ये देखो ना, इसीलिए तो ये स्टीप है। अगर करंट धीरे धीरे बहती तो ऐसा कुछ होता, और धीरे बढ़ती तो ऐसा कुछ होता। देखो धीरे धीरे बढ़ रही, यहां क्या है, करंट एकदम तेजी से बढ़ती है। इस वजह से है क्योंकि आईडी और वीडी का रिलेशन एक्सपोनेंशियल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आईडी और वीडी के एक्सपोनेंशियल रिलेशन होने की वजह से करंट इंक्रीजेस रैपिडली आफ्टर वी गामा, बहुत तेजी से बढ़ जाती है वीडी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में अगर e की पावर 2, e की पावर 3, जैसे 3 से 4 करोगे e की पावर को, बहुत सडन जंप होगा तेजी से। e4 से e5 करोगे और तेजी से जंप होता है। e की पावर 5 से e की पावर 6 करोगे और तेजी से बढ़ता है e की पावर 6, है ना। e की पावर 6 से e की पावर 7 जाओगे और तेजी से इंक्रीमेंट होगा। तो हर एक पावर ऐड होने में e में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए वी गामा वोल्टेज के बाद करंट सडनली बहुत तेजी से बढ़ती है। अब होता क्या है, करंट जब बहुत तेजी से बढ़ी तो ये स्लोप देखो यहां पे भी ठीक ठाक है, यहां पे भी अच्छा खासा है, यहां पे भी अच्छा खासा है। डी आई डी बाई डी वी डी जितना ज्यादा है, मतलब जो रेजिस्टेंस है उतना कम है। तो वी गामा वोल्टेज के बाद जो रेजिस्टेंस डायोड का आता है वो एक स्मॉल वैल्यू होता है। वो क्या होता है? एक स्मॉल वैल्यू। यहां पे थोड़ा बहुत वैल्यू है, यहां पे तो और भी स्मॉल हो गया, यहां पे तो बहुत ही स्मॉल हो गया, और ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगा। तो डेल्टा आईडी बाई डेल्टा वीडी इंफिनिटी और डेल्टा वीडी अपन डेल्टा आईडी जीरो, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो। तो वी गामा के बाद अप टू सर्टेन वोल्टेज तक, जिसको आप यूज करते हो फॉरवर्ड बायस में, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है ये ना बेटा, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वैल्यू है, यहां 0.5 यहां 1 किलो ओम, तो यहां 200 ओम, तो यहां 100 ओम, ऐसा नहीं है। यहां होगा 100 ओम तो मान लो यहां आके 95 ओम हो जाएगा, यहां आके 90 ओम हो जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है और उस रेजिस्टेंस में थोड़ी थोड़ी कमी होती जा रही है जैसे आप वीडी को बढ़ाते जा रहे हो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड आरएफ की वैल्यू घटती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, अब जब आप कभी अप्रोक्सीमेशन करते हो, अप्रोक्सीमेशन का पर्पस क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपका आंसर भी सही आ जाए और आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी कम हो जाए, इसीलिए तो करते हो। जैसे अगर e की पावर vd अपान vt माइनस 1 होता है ना, अगर ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 1, तो आप कहते हो 1 को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों निग्लेक्ट कर देते हैं? क्योंकि इसको निग्लेक्ट करने से जो मेरा आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली वही आंसर होगा जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आता। तो मेरा वेरिएशन अगर थोड़ा बहुत है आंसर में जो कि एक्सेप्टेबल है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अप्रोक्सीमेशन करने में। अब चूंकि डायोड की एक्चुअल इक्वेशन होती है नॉन लीनियर, अब नॉन लीनियर इक्वेशन को अगर किसी नेटवर्क सर्किट में नॉन लीनियर इक्वेशन के थ्रू करंट और वोल्टेज निकालने जाओगे, तुमसे सॉल्व नहीं होगा। वो तो जब तुम्हें दे दिया जाता है कि डायोड का वोल्टेज VD 0.1 वोल्ट है तो ID बता दो, तुमने सिंपल इक्वेशन में रखा, आंसर आ गया। VD की वैल्यू 0.2 है, ID की वैल्यू बता दो, सिंपल सा इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वैल्यू रखनी है, आंसर पाना है, तो आप निकाल लिए। लेकिन जब सोचो एक नेटवर्क सर्किट में डायोड लगा होगा जहां और रेजिस्टेंसेज होंगे और चीजें होंगी, तब तो आपको क्या होगा, KVL KCL लगाना पड़ेगा। तो उस इक्वेशन में बहुत सारी चीजें आएंगी। अब उसमें एक चीज नॉन लीनियर है,
और बाकी लीनियर इक्वेशन होगी और एक चीज नॉन लीनियर होगी, तो वहां पे नॉन लीनियर और लीनियर को एक साथ सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप वैल्यू सेट करते रहोगे, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। हम लोगों से, नॉर्मल लोगों से नहीं होगा, उसके भी तरीके होते हैं करने के, ठीक है ना, इतना इजीली नहीं सॉल्व होगा। तो इसीलिए हम करते क्या है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं डायोड के केस में। और अप्रोक्सीमेशन ऐसे करते हैं कि आंसर में अगर ज्यादा डेविएशन नहीं है तो दैट अप्रोक्सीमेशन इज वेल, गुड एंड वैलिड, है ना, बहुत अच्छा है। तो हम करते यही हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है इस रीजन में, देखो वी गामा के बाद जो रेजिस्टेंस है ना इस रीजन में, वो बहुत स्मॉल है और उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। यहां थोड़ा सा ज्यादा है, इसके बाद यहां थोड़ा और कम हो गया, यहां थोड़ा और कम। हम इसको क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा, अब ग्राफ बनेगा आपका। हम इसको लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं और यहीं से आएगा पहली इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। फिर बाकी तो मैं उसी के बेसिस पे बनाता जाऊंगा। तो आपको अप्रोक्सीमेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम करते क्या हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना। ये वाला पोर्शन है, इसको पूरा ब्लैक से बना दूं, फिर अप्रोक्सीमेशन वाले को ब्लू से बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक था, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको पीस वाइज क्या कर दिया, लीनियर कर दिया, है ना, पीस वाइज लीनियर कर दिया, अप्रोक्सीमेशन कर दिया पीस वाइज लीनियर। इसको अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया कि ये क्या है, लीनियर है। अप्रोक्सीमेटली हमने ये ब्लू लाइन इसी के ऊपर खींचना बेटा, ऑलमोस्ट लीनियर है, यहां ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा। तो यहां से जब लीनियर अप्रोक्सीमेशन से करंट कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल वोल्टेज रेंजेज में जो वेरिएशन होगा करंट की वैल्यू में वो बहुत ही स्मॉल होगा। थोड़ा बहुत हाई वोल्टेज रेंज में चले जाओगे, जो कि हम यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज रेंज में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगती है डायोड से, और डायोड एक छोटी सी डिवाइस है बेटा, उसकी थोड़ी कैपेसिटी एक होती है। बहुत ज्यादा करंट डायोड से फ्लो करा दोगे ना, 100 एम्पियर अगर 200 एम्पियर ना, तो टें बोल जाएगा, ठीक है। वो हैवी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं यूज होता, इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड यूज होता है, जहां पे करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। तो यहां नॉर्मल वोल्टेजेस होते हैं, बहुत हाई वोल्टेज 100 वोल्ट 200 वोल्ट डायोड के क्रॉस कभी नहीं लगा सकते, उड़ जाएगा एकदम, पूरी सर्किट खराब कर देगा। तो देखो नॉर्मल वोल्टेज रेंजेज में करंट में वेरिएशन, चाहे ये लीनियर लाइन वाले से मैं निकालूं, ब्लू वाले से, या एक्सपोनेंशियल वाले से, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसीलिए ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, वैलिड होता है। समझ में यहां तक बात आई? बता दो क्यों लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम। अपने चीजों के अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपने चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि हमारा वेरिएशन कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, वेरिएशन भी ज्यादा ना हो, वेरिएशन इतना हो जो कि एक्सेप्टेबल हो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई सुबह नहीं है, कोई शिकायत नहीं। बता दो, अब ये जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन किया, इसकी मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा आपकी, है ना, ड्रॉ करूंगा सर्किट, है ना, पीस वाइज लीनियर, ठीक है, पीस वाइज लीनियर, है ना, अप्रोक्सीमेशन, इसको कहते हैं पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। हाँ, और अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन क्या है कि बाय दैट अप्रोक्सीमेशन इफ द वेरिएशन इन द करंट वैल्यू, है ना, इज नॉट विद इन द 2 to 3% or 2 to 5%, then this approximation is absolutely valid and fine, है ना। और हम मैक्सिमम केस में यही लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, है ना, यही लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, यही लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज किए? क्योंकि वी गामा के बाद जो वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं डायोड का, तो उसमें जो रेजिस्टेंस डायोड ऑफर कर रहा है बहुत ही स्मॉल कर रहा है, और वोल्टेज चेंज होने के साथ जो रेजिस्टेंस में चेंज है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां चेंज हो रहा है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक में, वो चेंज बहुत स्मॉल है, उस चेंज को हम एक तरह से निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि लीनियर लाइन जैसे आपने खींचा, स्लोप फिक्स हो गया, स्लोप फिक्स हो गया तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। पहले क्या था, रेजिस्टेंस 90 ओम, फिर वीडी वैल्यू बढ़ाई तो रेजिस्टेंस 89 ओम, फिर 88 ओम। हमने क्या कहा, अरे इन सबको छोड़ो, एक अप्रोक्सीमेट बना देते हैं, रेजिस्टेंस मान लेंगे 89 ओम है, और इस अप्रोक्सीमेशन से करंट की कैलकुलेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, ठीक है ना। ठीक है, रिपीट मैंने कर दिया बेटा, अप्रोक्सीमेशन क्यों कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा के, ठीक है ना, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा के। वी गामा वोल्टेज के बाद जो नॉन लीनियर कर्व था उसमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस थे, लेकिन वो रेजिस्टेंसेस क्या थे, स्मॉल वैल्यू, क्योंकि ये जो आईडी अपॉन वीडी जो स्लोप था बहुत हाई था।
वो स्मॉल वैल्यू था और जैसे जैसे आईडी चेंज हो रहा था वो स्मॉल जो वैल्यू था उसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस भी हो रहे थे, 90 से 89, 89 से 88, है ना। अब हमने क्या किया, उसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस मान लिया बेटा, लीनियर कर दिया उसको ना, एक्सपोनेंशियल को। तो क्या मान लिया, अगर आई और वी के बीच का करो लीनियर हो तो रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट हो गया आई बाई वी का या वी बाई आई का, तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो उसी को हम अप्रोक्सीमेट करके एक लीनियर लाइन बना दे रहे हैं। और इस लीनियर अप्रोक्सीमेशन से अगर करंट की कैलकुलेशन हम करें लीनियर अप्रोक्सीमेशन से और एक एग्जैक्ट एनालिसिस करें एक्सपोनेंशियल रिलेशन से, अगर दोनों की करंट की वैल्यू में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है तो ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है और ये टेस्टेड है। हम इस लीनियर अप्रोक्सीमेशन से जब करंट कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल एक्सपोनेंशियल से तो वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन हर जगह वैलिड है। हर जगह हम यही अप्रोक्सीमेशन वाला ही क्वेश्चन आपको आएगा, एक्सपोनेंशियल वाले तो बहुत कम आते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया सबको, भैरव मॉडल क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ, अब देखो इधर देखो, रिवर्स बायस में क्या होती है, करंट फ्लो बहुत ही निग्लिजिबल करंट फ्लो हो रही है जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। और नॉर्मली हम नॉन ब्रेक डाउन रीजन में ही यूज करते हैं डायोड को। ब्रेक डाउन हो गया तो भैया डायोड ही उड़ गया, सर्किट ही काम नहीं करेगी ना, जिस सर्किट में डायोड लगा हुआ है वो सर्किट ही नहीं काम करेगी अगर डायोड उड़ गया। तो हम यहां पे भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं, सिंस दिस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल विच इज माइनस आई नॉट, और ये करंट पिको एम्पियर के ऑर्डर का होती है, तो हम मान लेते हैं कि रिवर्स बायस में करंट निग्लिजिबल है या क्या है, जीरो है, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि वो पिको एम्पियर की करंट वैसे भी हमारे काम की नहीं है। तो यहां जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं बेटा रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर दिया, रिवर्स बायस में जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं वो इसको एकदम क्या मान लेते हैं कि जीरो करंट है जब तक कि ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ब्रेक डाउन के बाद तो करंट ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रेक डाउन तो यहीं पे होगा ना, ब्रेक डाउन तक करंट जीरो है और ब्रेक डाउन के बाद करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगी जो इसके साथ आ जाएगी, है ना। तो ये वाली है अप्रोक्सीमेटेड कैरेक्टरिस्टिक। एंड अप टू वी गामा तक करंट तो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, क्योंकि हमने अभी देखा था जीरो से वी गामा के बीच में जो करंट डायोड में फ्लो होती है दैट इज निग्लिजिबल करंट या नॉन कंडक्टिंग करंट, नैनो एम्पियर या पिको एम्पियर ऑर्डर का। उस करंट को हमने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली जीरो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिको एम्पियर की करंट का करेंगे क्या, वो किसी काम के नहीं, उसको जीरो ही मान लेंगे। तो अब ये देखो तुम बना लो ये वाला लीनियर, फिर ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक, ये वाली अप्रोक्सीमेटेड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। कौन सी, अगर ध्यान से सोचो तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी कुछ आ गई क्या, अप टू वी गामा तक जीरो, अप टू वी गामा तक जीरो, और उसके बाद लीनियर, ये अप्रोक्सीमेटेड कैरेक्टरिस्टिक है डायोड की। और यही कैरेक्टरिस्टिक मैंने दिया था आपको पहले दिन क्वेश्चन में, पहले दिन क्वेश्चन में यही कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको दिया था कि नहीं, बताओ। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायोड की बनानी है। डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट हम किसकी बनाते हैं, इसकी, और इसका स्लोप क्या हो गया बेटा 1/RF। इसको बड़े अच्छे से परिचित हो तुम, ये मैं करा चुका हूं क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। अभी फिर इसका एक और अप्रोक्सीमेटेड वर्जन और फिर एक और अप्रोक्सीमेटेड, 3 अप्रोक्सीमेटेड वर्जन है जो रिपीटेड अलग अलग फॉर्म में आ जाएंगे आपके क्वेश्चन में। तीनों अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म में डिस्कस कर लेता हूं। सबसे मेन था यही, अब इसको और अप्रोक्सीमेट कर देंगे, इसको और अप्रोक्सीमेट कर देंगे, तो यही आपका बन जाएगा क्या, 3 फॉर्म बन जाएंगे। एक को कहते हो आइडियल डायोड, एक को प्रैक्टिकल डायोड, है ना। तो ये इसी में चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये वाली यहां तक बात क्लियर हो गई एकदम बेहतरीन तरीके से। बता दो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बता दूंगा आपको बेहतरीन तरीके से, और ये आप कर चुके हो कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक दिया था बेटा, है ना। तो चीजों को लिंक कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखोगे तो आपको मजा आएगा चीजों का ना, कैसे हो रही हैं। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में भी जाना जरूरी रहता है, इसीलिए अभी न्यूमेरिकल शुरू होगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल में एकदम मास्टर बना दूंगा, लेकिन ये भी चीजें थोड़ा सा समझना जरूरी है। कहां से आई, तो जो आप वी गामा RF वाली सर्किट इक्विवेलेंट बनाते हो ना, उसका इक्विवेलेंट ग्राफ ये है और कुछ नहीं है। आपने याद किया हुआ होगा RF सीरीज में वी गामा लगा देते हैं जब डायोड ऑन होता है, पढ़ा होगा बहुत लोगों ने डायोड। उसकी अप्रोक्सीमेटेड कैरेक्टरिस्टिक ये है, और इसको मैं समझा चुका हूं डे 1 के लेक्चर में। जो लोग आज क्लास में नए हैं वो इक्विवेलेंट सर्किट सीख लें आज, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, जाके देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको, बता दो, है ना, बता दो सब लोग, है ना। अच्छा कुछ कमेंट ऊपर चले जाते हैं तो मुझे लगता है अभी कुछ ही लोगों ने बोला है ना।
क्लियर हो गया सब, है ना। तो सुबह वाला बेटा अभी एडिट होके आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, टेंशन न लो, ये भी शाम तक आ जाएगा, वो भी आ जाएगा ना, एडिट करके टाइम लगता है ना, अपलोड होता है, तो आ जाएगा सूर्य नारायण, टेंशन न लो, है ना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी। अब देखो इस कैरेक्टरिस्टिक को जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक डायोड की आ गई, अब इसका एक फिक्स रेजिस्टेंस है RF, फिक्स रेजिस्टेंस है, स्लोप तो 1/RF है, और इसका उल्टा कर देंगे डेल्टा VD अपन डेल्टा ID, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा RF। अब एक फिक्स रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि ये स्लोप क्या है, फिक्स हो गया, ये स्लोप हर पॉइंट पे फिक्स हो गया।